हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट के लिए मैथ की क्लास, अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की मैथ की क्लास पर। यहाँ पर हम करेंगे कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व और साथ ही करेंगे उसकी पेडागोजी। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया है छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या है। तो यहाँ पर बात हो रही है आंकड़ों के संग्रहण की जो समझ है उसके लिए रचनात्मक कार्य हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कक्षा में विचार विमर्श, बी में दिया है वर्ग पहेली, सी में दिया है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भूमिका अभिनय। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और रचनात्मक कार्य हो जाएगा। बच्चे आंकड़ों का सर्वे करेंगे, उन्हें खोजेंगे और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा रचनात्मक कार्य है, इससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है 603 मल्टीप्लाई 28 इक्वल दिया है क्या 63 और मल्टीप्लाई 4 है। रिक्त स्थान की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे 603 उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 28 से और इक्वल में क्या दिया हुआ है 63 और मल्टीप्लाई दिया हुआ है यहाँ पर 4। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम x मान लेंगे। x की वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे 603 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 और अपोन में कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यू जो है ये अपोन में आ जाएगी 63 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 4। तो कितना हो जाएगा, ये 4 से जो है 28 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 7 चौक 28 7 आ जाएगा और 7 से जो है 63 कट जाएगा, 7 नम 63 और 9 से जो है ये 603 कट जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचता है तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 67। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 67। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है। तो कैसे सहायक हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान कराता है। तो ये बात यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। जहाँ पर बात आ जाती है अवसर प्रदान करना और अन्वेषण की या खोज करने की, तो ये पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी में दिया है समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है समय सारणी की, तो समय सारणी केवल खाली कालांशों के लिए नहीं बनाई जाती है, ये मल्टीपल कार्य के लिए बनाई जा सकती है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना की ओर गहन करने में सहायता करता है। तो विवेचना और गहन करने में यहाँ पर सहायता करता है, ये पॉइंट भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। डी में दिया है संकलित आकलन के लिए उपकरण का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये कोई उपकरण का कार्य नहीं करता है, ये कोई मशीन नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी जो है ये दोनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ पर क्या अंतर इनके मान में है, किसका मान निकालना है। यहाँ पर 29,503, तो लिखेंगे इसको 29,503। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पर 500। और यहाँ से हम देखेंगे 32,071 में 7 का अंकित मान पूछ रहे हैं, तो अंकित मान क्या हो जाएगा यहाँ पर अंकित मान हो जाएगा इसका 7। अंकित मान कभी नहीं चेंज होता है और जो स्थानीय मान होता है ये बदल सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इनका डिफरेंस पूछा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 500 और उससे माइनस क्या करना है आपको, 7 माइनस करना है। यहाँ पर कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर कितना बचता है 9 और यहाँ रह जाएगा 4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 493 जो है ये आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में यहाँ पर दिया है ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो ऐसा क्यों है, सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल होता है। तो ये बात नहीं है कि सरल होता है इसीलिए ज्यामिति का महत्वपूर्ण रोल है। ये ऑप्शन नंबर जो ए है रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यामिति करते हैं तो उसमें गतिविधि करते हैं और खेलते हैं, खेलने का ही समय नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है, तो सहयोग दिया है इससे विद्यार्थियों को कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है क्या करते हैं, दैनिक जीवन में जो है ये सहायता करते हैं। ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सुटेबल है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बात की जा रही है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है, तो यहाँ पर 84 के धनात्मक हमें गुणनखंड बताने हैं जो 7 के गुणज अर्थात 7 से भी वो कट रहे होंगे। तो चलिए देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, फिर ये किससे कट जाएगा, ये 14 से भी कट जाएगा, उसके बाद 21 से भी 84 कट जाएगा, प्लस फिर ये 28 से कट जाएगा, उसके बाद ये प्लस 42 से भी कट जाएगा, और उसके बाद प्लस ये 84 से भी कट जाएगा। तो इनको यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 7 कितना होता है, ये हो जाएगा 26 का 6, और हासिल यहाँ पर 2 लगेंगे, कैरी 2 हो जाएगा, 2 8 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, यहाँ पर आ जाएगा 19। तो यहाँ पर जो टोटल आंसर आया है वो क्या है, 196 आंसर यहाँ पर आ गया है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इनका योग कितना होगा, धनात्मक गुणनखंडों का 196 यहाँ पर योग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है प्रतिसत्ता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होगी। बात हो रही है मैथ की, गणित की। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है प्रतिसत्ता, जो त्योहारों पर जो उसमें सेल हो रही है, जो बिक्री हो रही है, उसमें छूट मिल रही है उसके लिए। तो यहाँ पर कोई वाद विवाद कौशल नहीं हो रहा है, बात कौशल बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायता होगी और क्या करेंगे, वे अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर कोई हिंदी भाषा की क्लास नहीं जिससे उनके वाचन कौशल में वृद्धि करनी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर उत्पन्न होगा और जिससे दूसरों को क्या होगी, परेशानी होगी, उनकी शांति भंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। ये पॉइंट जो है सबसे पॉजिटिव है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है गणित को बाहरी दुनिया से जोड़ने की। जो बच्चे कक्षा में सीख रहे हैं वही वह बाहरी दुनिया में भी देख रहे हैं, जो चीज़ें उनको पढ़ाई जा रही हैं तो वो बाहरी दुनिया से उसको जोड़कर सीख रहे हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक माप या एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिली दूध है। 16 बोतलों में दूध की मात्रा हमें यहाँ पर बतानी है। तो बात हो रही है लीटर में, तो पहले जान लेंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो हमें यहाँ पर पता लग गया 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। अब यहाँ पर हम देख लेंगे बात कितनी हो रही है, 51 लीटर की। तो 51 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, तो 51 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51,000 मिलीलीटर। हमने इसको मिलीलीटर में चेंज कर लिया है। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 51 लीटर 750 मिलीलीटर, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51,750 मिलीलीटर, ये बन गया है। तो यहाँ पर ये कितनी बोतलों में हो जाएगा, ये है 23 बोतलों में। तो 23 बोतलों में कितना है, ये 51,750 मिलीलीटर है। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 51,750 और इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से क्योंकि 16 बोतलों का बताना है। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ये करेंगे 23 से क्योंकि ये जो दूध है ये 23 बोतलों का है। चलिए इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार यहाँ पर कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पर 2250 बार। डिवाइड करना आपको आता है, सिंपल डिवाइड है। तो ये हो गया 2250 और 2250 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2250 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से और 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 36,000। ये आ जाएगा यहाँ पर 36,000 मिलीलीटर। तो 36,000 मिलीलीटर आ गया है। तो अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर इसको मिलीलीटर को लीटर में बनाना है क्योंकि आंसर यहाँ पर लीटर में भी दे रखा है। तो अगर लीटर में बनाना है तो क्या करेंगे, आप इसको 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बचेगा 36 लीटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। तो रचनात्मक गणित की कक्षा की बात हो रही है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चे श्यामपट्ट से उत्तरों की नकल करके लिख रहे हैं। तो बात हो रही है नकल करना, कॉपी करना, तो ये नेगेटिव पॉइंट में आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं। तो कविता की तरह गाने से, एक ही चीज़ बार बार करने से बच्चे जो हैं रचनात्मक कार्य में संलग्न नहीं हो रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्थपूर्ण गतिविधियों की। तो जब भी बात होती है रचनात्मक कक्षा की, तो बच्चे जो हैं अर्थपूर्ण कार्य ही करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। डी में दिया है अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहा है। तो यहाँ पर केवल अध्यापक एक ही प्रश्न की विधि को समझा रहा है, तो ये भी एक रचनात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चे जब अर्थपूर्ण तरीके से सीखेंगे, ये रचनात्मक कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात की जा रही है 2 और 2/3 समकोणों की डिग्रियों की संख्या बतानी है। तो समकोण बराबर क्या होता है? समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समकोण बराबर कितना होता है? ऑलवेज ही 90 डिग्री के होता है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। बात की जा रही है 2 और 2/3 समकोण। तो 2 और 2/3 का मतलब होता है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2/3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? ये 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है इनमें समकोणों की डिग्री बतानी है। तो समकोण की डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर करेंगे 8/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, क्योंकि समकोण कितने डिग्री का है? 90। 3 तिया 9, 0 का 0, ये हो जाएगा 30। तो कितना हो जाएगा? 8 × 30, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 तिया कितना हो जाएगा? 24, ये हो जाएगा 240। डिग्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर डिग्रियों की संख्या हो जाएगी 240। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया है एक विद्यार्थी योग जमा की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। तो एक बच्चे ने एक संख्या का यहाँ पर योग किया है। उसने लिखा है कितना? 5 और 3 8 और 1 उसने उसमें ऐड किया है, तो उसने यहाँ पर 1 ही कर दिया है। तो ये यहाँ पर उसने रॉन्ग कर दिया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 5 3 और इसमें ऐड कितना करना है? 1 3 8। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 9 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 3 9 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है? तो यहाँ पर सही तकनीक बतानी है। उसी प्रश्न को बार बार दोहराएंगे, तो बार बार दोहराने से बच्चा जो है गलती को सुधार नहीं करेगा। सी में दिया है छात्र को सही उत्तर लिखकर दे देंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर लिखकर दे देंगे तो बच्चा अगले प्रश्न फिर से गलत करेगा, उसको आप कैसे सही करेंगे? ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे का अवधारणा अर्थात उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। बच्चों को समझाएंगे कि कैसे उसमें इकाइयों के अंकों को जोड़ना है, धाई कितनी है, उसमें कैरी कितने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाई जाएंगी, तब बच्चे जो है जोड़ को सही से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी में दिया है अभ्यास के लिए समान प्रकार की समस्या देंगे। तो समान समस्याएं देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर जरूरी है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत यहाँ पर करता है? यहाँ पर ये किसका निरूपण कर रहा है? ये कर रहा है यहाँ पर इकाई का। दूसरी ग्रिड में निरूपण हो रहा है दहाई का, और यहाँ पर हुआ है इकाई का। तो यहाँ पर आप ये इकाई और दहाई देखकर ये नहीं करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी को लगा दें, दहाई और इकाई की तुल्यता हो रही है। यहाँ पर तुल्यता नहीं हो रही है, ना ही कुछ गणितीय खेल है और ना ही गिन तारा एविकस पर संख्याओं की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से स्थानीय मान की अवधारणा जो है क्लियर होगी। इस तरह क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में बन जाता है, तो आप यहाँ पर इकाई दहाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल जो है यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा क्लियर होगी। इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। यहाँ पर ये डॉट दिए हैं, कई बार यहाँ पर नंबर लिख कर भी आ जाते हैं, सैकड़ा में, हज़ार में या करोड़ में, जो भी। तो उसके लिए आप स्थानीय मान की अवधारणा को ही हमेशा सही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है। यहाँ पर क्या दृष्टिकोण दिया हुआ है? सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? तो कौन सा कथन इसको उपयुक्तता से दर्शा रहा है? गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इससे मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के जो है गणित सीखते हैं और लड़कियों के लिए कुछ और विषय है या गृह विज्ञान है, तो ये इस पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है गणित शिक्षण अधिगम लिंग जाति कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ये जो है ये बी में समाहित है। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर सभी के लिए गणित की बात आवश्यक नहीं हो रही है। यहाँ पर सभी को फ्री में पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है, मुफ्त में पुस्तक मिल रही है, तो सभी के लिए गणित की अवधारणा यहाँ से स्पष्ट नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी में दिया है कक्षा 12 तक गणित सभी के लिए अनिवार्य विषय होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सबसे सुटेबल और करेक्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणित शिक्षण और अधिगम जो है वो जाति, लिंग और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, तो ये जो है एक ही बार में इसका आंसर आ जाएगा, तो ये बंद अंत वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया है 25, 71, 19, 9, 8, 17 और 85 संख्याएं दी हुई हैं, आरोही क्रम में लिखना है, तो ये भी बंद अंत वाला हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेंगे इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, कौन सा बड़ा है 1/3, 5/7 में कौन बड़ा है ये बताना है, तो ये भी बंद अंत वाला हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर जान लेंगे कि मुक्त अंत का मतलब क्या है। एक प्रश्न के हजारों उत्तर हो सकते हैं, तो यहाँ पर दिया है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या बतानी है, तो 2.7 से बहुत सारी संख्याएं जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुक्त अंत वाला उत्तर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा, कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता, तो किसको संबोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुणनफल, बी में दिया है क्षेत्रफल, सी में दिया है आयतन और डी में दिया है गुणनखंड। यहाँ पर आयत में कुछ इसी तरह से टाइल्स को व्यवस्थित करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, उसका गुणनफल भी आप निकालेंगे, क्षेत्रफल भी यहाँ पर निकाला जा सकता है और गुणनखंड भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि क्या आयत का किसी ने आयतन निकाला है, आयत का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, उसका आयतन नहीं निकाला जा सकता है। गुणनखंड का भी यहाँ पर यूज़ होता है, क्षेत्रफल भी यहाँ पर होता है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई जो इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इनका क्या की जा रही है, गुणा की जा रही है, अर्थात गुणनफल निकाला जा रहा है, तो ये भी होगा, गुणनखंड भी होगा और क्षेत्रफल भी होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर इसका आयतन नहीं निकाला जा सकता है। इसी के साथ आज की क्लास ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सीटेट जनवरी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।